गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th की आज ये पहली क्लास है। पहली क्लास हो चुकी है, वैसे इसको हम दूसरी क्लास ही बोलेंगे, लेकिन एक्सरसाइज की ये पहली क्लास है। ठीक है, पहले हमने क्लास ली थी, उसमें हमने बेसिक पढ़ाया था, आपको सूत्र पढ़ाए थे कि परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं, क्योंकि आपको उनको ज़रूरी था जानना, क्योंकि आप उन्हें जानोगे तभी ये एक्सरसाइज आप लगा पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज की आज पूरी 1.1 थोड़ी छोटी थी, तो हमने आज ये पूरी इसी वीडियो में समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, जरा उसे पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? इसमें केवल हाँ और नहीं का वैसे उत्तर देना है। केवल इसने पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, पढ़ाया गया था ना आपको। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, आपको पढ़ाया गया था परिमेय संख्याओं में। ठीक है, क्यों शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे p/q आगे पूछा है, क्या इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो हाँ, इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलते हैं तो वो अपने सोल्यूशन में देखते हैं। नीचे देखिए सोल्यूशन लिखा है, देखिए हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। जरा देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 ये हमारा अंश हुआ, ठीक है, ये हमारा p है, ठीक है, और q हमारा एक कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 2 3, ठीक है, तो 0/2, 0/3, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब 0 हमारी क्या हो गई, ये अंश और हर के फॉर्म में, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। तो बस यही भाषा आपको लिख देनी है। ठीक है, तो नीचे लिखा भी क्योंकि यह अंश और हर के रूप में है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा सवाल, पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, जरा उसे पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न नंबर 2 है, क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, हमें 3 और 4 के बीच, हमें दो ये दिखाई पड़ रही है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। परिमेय संख्या मतलब अंश और हर के रूप में दिखाना है। ठीक है आपको, तो देखिए 3 और 4 के बीच में हमें, तो 3 और 4 के बीच में टोटल संख्याएं कितनी लेनी है, 6। ठीक है, जब भी अगर 6 बोलेगा तो ये 6 में हमेशा जो हमको संख्या निकालनी होती है, 6 निकालनी है, तो निकालने के लिए हम 6 में एक जोड़ देते हैं। 6 में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, और 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। इसे हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, या कोफैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया कि जो सह अभाज्य संख्या होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, 6 1, हमने जोड़ लिया 6 में एक, 6 1 कितना हो जाएगा, 7। अगर यहाँ पे 5 पूछता तो हम 5 में एक जोड़ देते तो 6 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं पूछेगा उसमें एक जोड़ देना, वो हमारी बन जाएगी सह अभाज्य संख्या। अब इस जो है ये सह अभाज्य संख्या, इस संख्या का हमको 3 और 4 में मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऊपर नीचे दोनों, अंश और हर दोनों में हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए 3 के नीचे तो कुछ है नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लिया जाता है, 4 के नीचे कुछ है नहीं है तो कितना, 4 के नीचे भी कितना मान लिया जाता है, 1 मान लीजिए। अब हमें 7 का ही इन ऊपर नीचे इनमें गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो इस तरह से इसको कर देंगे, 3/7 गुणते 1/7 और, ठीक है, और क्या हो जाएगा, 4/7/1/7, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हमने इसको लिख दिया है। ठीक, देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है, 7 का यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, 7 का ऊपर नीचे क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, जो सह अभाज्य से ऊपर नीचे गुणा करने पर, तो ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे तो 3/7 बटे का चिन्ह ये है, बटे 1/7, और 4/7 बटे 1/7, इसे इस तरह से लिख दिया गया। अब देखिए 3 का गुणा जब 7 में करवाओगे तो 7 × 21, ठीक, तो 21/7, 1 का गुणा 1 में करवाओगे 7 ही आ जाएगा, 7/4 तो कितना आ जाएगा, 28, और 1/7 तो कितना आ जाएगा, 7। तुम्हारे पास कितना आ गया,
हमारे पास आ गया है 21/7 और 28/7। ठीक है, अब 21/7 और 28/7 के बीच में क्या पूछा है, ये देखिए यहाँ पे लाइन चल गई है। ठीक है, इसे कट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इनके बीच में हमें पूछी कितनी थी, 6 परिमेय संख्या। देखिए 21 और 28, क्योंकि हर दोनों का समान है, दिखाई पड़ रहा है ना, दोनों का हर क्या है, समान है, तो केवल हमें अंश में संख्या बढ़ाते जाना है। तो देखिए 21 के बाद कितनी आती है, 22 आती है ना 21 के बाद, तो बस हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 22/7। बस 22 के बाद क्या आती है, 23 आती है, तो हमने लिख दिया 23/7। 23 के बाद क्या आती है, 24 आती है, 24/7। 24 के बाद क्या आती है, 25, 25/7, और 6 लेनी टोटल हमको। 25 के बाद क्या आती है, 26, तो लिख दिया 26/7, और 26 के बाद क्या आती है, 27, 27/7। इस तरह से हमारी ये जो इनके बीच की 6 संख्याएं थी वो हमें प्राप्त हो गई। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर है हमारा। तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है इसी का। देखिए तो आगे क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, आगे देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन दिक्कत हो गई क्वेश्चन में, तो उसे एडिट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये हमारा है। तो अब देखिए जैसे ऊपर आपको बताया गया वहाँ पे था 6, ठीक है, और यहाँ पे कितना है हमारे पास, 5 है। यहाँ पे कितना है हमारे पास, 5। ठीक है, तो हमें करना क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, हमने यहाँ पे भी मान लिया सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 5 में 1 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 6। अब बस इस 6 का मल्टीप्लिकेशन 3/5 में ऊपर नीचे और 4/5 में कर देना है। तो इस तरह से करेंगे तो आ जाएगा 3/6/5 गुणते 6 बराबर, यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा, 4/6, और कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 गुणते 6। ठीक है, यहाँ पे करवाएंगे 18 आ जाएगा, यहाँ पे करवाएंगे 6 चौको 24 आ जाएगा, बटे 30 और बटे 30। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन भी करवाया, तो 3 गुणते 6, 5 गुणते 6 और 4 गुणते 6 बटे 5 गुणते 6। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करवाया तो 18/30, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24/30। अब इनके मध्य की संख्याएं निकालनी है, बीच की। तो इनके बीच की जब हम संख्याएं निकालेंगे तो हमने लिख दिया अतः इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो देखिए 18, जब हमने भी ऊपर बताया है कि जब हर समान होते हैं, हर क्या होते हैं, समान, तो हमको बीच की लेनी है, तो अंश से हम केवल देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे है 18/30 और लास्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 24/30, यही तो है ना। तो 18 के बाद कौन आती है, 19/30, इसके बाद कौन सी आती है, 20/30, इसके बाद कौन सी आती है, 21/30, इसके बाद कौन सी आती है, 22/30, और इसके बाद कौन सी आती है, 23/30। तो हमारी जो बीच की संख्याएं ये हो जाएंगी कि नहीं, हो जाएंगी, तो बस यही लिख देना है हमको। तो नीचे लिखेंगे इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो इस तरह से हमारा जो होता है वो तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और ये भी एकदम सरल था। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे अपने। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी एडिट, चलिए देखिए क्वेश्चन, यहाँ सब थोड़ी सी एडिट करने में प्रॉब्लम हो गई है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4th है वो भी स्क्रीन पर है, उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है और कारण सहित उत्तर दो। हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उसे देखिएगा,
पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए, यही तो हमने आपको थ्योरी लिखाई थी ना, जो लिखाई थी। तो बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जब हमने आपको पूर्ण संख्या की परिभाषा बताई थी, तो हमने बताया था कि पूर्ण संख्या जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 0 से 1 2 3 डैश डैश डैश, सारी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन उसके साथ ऐड क्या होता है, 0 और ऐड हो जाता है। और प्राकृतिक संख्या में आपको क्या पढ़ाया था, देखिए भाई, प्राकृतिक संख्या में आपको पढ़ाया था हमने पिछली वाली क्लास में, इसीलिए बेसिक पढ़ाया था। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में पढ़ाया था कि 1 2 3 डैश, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जरा देखिए, यहाँ पे भी 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है। इसका मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो इसका मतलब ये जो हमारा अंश ये है वो क्या है, राइट है, मतलब सत्य है। ठीक है, तो ये जो पहला कथन है यहाँ पे, ये क्या होता है, सत्य हो जाता है। पहला कथन हमारा क्या होता है, सत्य। अब आ जाते हैं अपने दूसरे कथन पे। तो दूसरे कथन पे देख लीजिएगा, दूसरा कथन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, आपको हमने पूर्णांक भी पढ़ाया था बेसिक क्लास में। अगर आपने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में पढ़िए और आप देख लीजिएगा पहले उसको। तो पूर्णांक संख्या जब हमने आपको पढ़ाई थी, तो पूर्णांक संख्या में आपको पढ़ाया था कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन, ऋण और शून्य। यही तो पढ़ाया था ना आपको। ठीक है, हमने कहा था धन संख्याएं भी, ऋण संख्याएं भी और शून्य भी हमारे पूर्णांक होते हैं। मतलब अगर माइनस की कोई वैल्यू होगी तो वो भी पूर्णांक ही, प्लस भी होगी, जीरो होगी, ये सभी पूर्णांक हैं। लेकिन जो ये ऋण संख्या होती है, पूर्णांक तो होती है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होती। क्योंकि पूर्ण में हमने पढ़ा है, पूर्ण में केवल जीरो और केवल प्लस वाली जितनी संख्याएं होती हैं वही पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं केवल वही होंगी। जब पूर्ण संख्याएं केवल वही होंगी, इसका मतलब है कि ये कथन हमारा क्या होता है, असत्य। क्योंकि इसमें पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो गलत है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये कथन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा कथन यहाँ पे हमारा गलत है। अब आ जाते हैं अपने तीसरे कथन पे। तीसरे कथन को भी चेक कर लेते हैं। तो तीसरे कथन को चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या हमने आपको बताई, परिमेय संख्या इस तरह की होती है। ठीक है, परिमेय संख्या इसी तरह की तो होती है ना। परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या हमने आपको बताई थी इस तरह की, ये पूर्ण संख्या होती है। इस तरह ये पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, पूर्ण संख्या। ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है, ये हमारी पूर्ण संख्या होगी, है ना। और क्या बोलिए, 1 2 3 इस तरह से। लेकिन ये जो परिमेय संख्या होगी, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो ये भी कथन क्या होगा, गलत। ठीक है, अब इसके आंसर चेक कर लें। आंसर नीचे लिखे हुए, हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे समझाया था, नीचे लिखा है, जरा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखा, पहला पूछा था वही चीज़ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो लिखा है हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इस तरह आपको लिख देना है, हमने जो ऊपर समझाया उसी तरह से आपको उदाहरण भी दे देना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर है नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि 0 1 2 आपको समझा चुके हैं ऊपर। ठीक है, नीचे का आंसर है नहीं, प्रत्येक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है। तो इसी तरह से आपको आंसर लिख लेना है। ठीक है, अपनी कॉपी बना लीजिए और उसमें ये सवाल कंप्लीट करते जाइएगा, जितने जितने करवाते जाए। अगर छोटी छोटी प्रश्नावली होंगी तो डेली एक प्रश्नावली आपको करवाएंगे, और अगर थोड़ी सी बड़ी होगी तो उसके पार्ट 2 होंगे। ठीक है, तो चलिएगा, इन सवालों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगली क्लास कल होगी। ठीक है,
तो आज की क्लास में बस इतना।